तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार हेतु ग्रीष्मकालीन धान की फसल में जरूरी कार्य, रबी फसल अवशेषों को जलाने की बजाय करें मृदा को उपजाऊ बनाने में उपयोग। भारतीय गाय की नस्लों के दुग्ध की उपयोगिता और उसके लाभ। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई ग्रीष्मकालीन धान की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में बालियां बनना प्रारंभ हो चुका है और इस अवस्था में फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे कि सिंचाई प्रबंधन, कीट और रोगों की रोकथाम इत्यादि। तो ग्रीष्मकालीन धान की फसल में इन्हीं सब कार्यों को किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर आर.के. शुक्ला। ग्रीष्मकालीन धान जो हमारे छत्तीसगढ़ में कई जिले हैं जहाँ पे लगाई जाती है, जैसे धमतरी है, जांजगीर है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी रकबा है। और इस समय फसल की जो है बाली निकलने की अवस्था आ रही है। किसान भाइयों, गर्मा धान की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए धान की फसल में सिंचाई प्रबंधन करते हुए खरपतवार नियंत्रण और रोगिंग किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और इसमें वर्तमान समय में एक बात ध्यान रखना है, जल प्रबंधन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस समय तापमान ज़्यादा रहता है। तो जल प्रबंधन के लिए धान के खेत में कोशिश करें कि 2 इंच पानी के आसपास रखना चाहिए। 5-2 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर से वो 3 सेंटीमीटर हो जाए और उधर 7 सेंटीमीटर हो जाए। बल्कि हमारे जल प्रबंध परियोजना की जो शोध है उससे ये ज्ञात हुआ है कि यदि पानी शून्य के स्तर पर पहुंच जाता है और 3 दिनों तक उसको गैप दे दिया जाए तो फसल को कोई नुकसान नहीं होता। उसके बाद पुनः उसमें अपन पानी भर सकते हैं। तो इससे करीब करीब 25% पानी की बचत होती है। जहाँ तक बात आती है नींदा नियंत्रण की, तो उसमें 20 से 25 दिन के रोपाई के बाद कोई भी नींदानाशक कार्य नहीं करता है। इसके लिए यदि खेत में नींदा दिखते हैं, वन कचरा दिखता है, तो उसको हाथ से निकालें, वही एक तरीका है। और यदि बीज उत्पादन का कार्यक्रम भी ले रहा है हमारे किसान भाई, तो उसमें देखें रोगिंग करें। रोगिंग के लिए माने बिजातीय पौधों को निकालना, माने जो जिस किस्म का हम बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं उसके दूसरे किस्म के पौधे ना हो, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अच्छा, इस समय जहाँ तक बात पौध संरक्षण की आती है, तो पौध संरक्षण हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से तना छेदक का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिससे लगभग यदि प्रकोप होता है तो 30% का नुकसान होता है। ये हल्के पीले रंग की इल्ली रहती है। इस कीट के प्रकोप से धान की बालियां सफेद होने लगती हैं और उनमें दाना भी नहीं बन पाता है तथा कीट ग्रसित बालियों को खींचने पर वह आसानी से निकल आती हैं, जिसके कारण धान का उत्पादन कम हो जाता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए आप सबसे पहले कीट ग्रसित बालियों को निकालकर नष्ट करें
और इससे बचाव के लिए एक प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें। उससे क्या होता है, रात्रि में 7 से 10 बजे के बीच में जो बल्ब जला के अपन जलाते हैं, तो उसमें भविष्य में आने वाले 15 दिन में कौन से कीड़ा का प्रकोप होने की संभावना है, उसमें उसके पंखी दिख जाती हैं। और इसको भी अपन दवाई तब डालना है कि जब आर्थिक क्षति स्तर पर हो। एक दवा आती है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड। कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब रोग यदि कोई दिखता है तो उसके सैंपल लेके हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर, कृषि महाविद्यालय बिलासपुर पौधे का सैंपल लेकर आ जाएं। उसको हम लोग यथासंभव आपकी जो भी उपयुक्त दवाएं हैं उसके बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रबी फसलों की कटाई और घाई का कार्य चल रहा है और इसी के साथ खेतों में बचे फसल अवशेषों को जलाने की परंपरागत कुप्रथा भी शुरू हो जाती है। जबकि खेतों में इस तरह फसल अवशेषों को आग लगाने से न केवल जमीन में मौजूद सूक्ष्म जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं बल्कि वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है। इस कुप्रथा को बंद करने और इन फसल अवशेषों का क्या करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रोशन गिलानी। किसान भाइयों, अभी रबी फसल की कटाई का कार्य चल रहा है और जहां देखे जा रहे हैं कि किसान भाई जो है फसल के अवशेष हैं उनको जला रहे हैं और नरवाई जलाने की प्रक्रिया बहुत कई सालों से चल रही है। हालांकि उसमें प्रसार कार्यकर्ता खूब ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ये फसल अवशेष जलाने का कार्य जो है ना कम नहीं हो रहा है। शासन ने अब थोड़ा सा इसमें नियम अनुसार कार्रवाई करने का भी कहा है, तो भी किसान भाई कुछ फर्क पड़ा, लेकिन अभी भी जो है किसान भाई फसल अवशेष जो है वो जला ही रहे हैं। हमारे कुछ किसान भाई गेहूं की फसल को कंबाइन हार्वेस्टर से काटते हैं, जिसकी वजह से नरवाई खेत में ही रह जाती है और किसान उसे खेतों में ही जला देते हैं। तो उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, आइए जान लेते हैं। इसमें उनका तर्क रहता है कि फसल अवशेष जलाएंगे तो उनका आगामी फसल जो है तैयार करने में समय आसानी से मिल जाएगा। किंतु किसान भाइयों, यही फसल अवशेष अगर मिट्टी में मिल जाए तो कई पोषक तत्व अपने खेतों में मिल सकते हैं, जिससे कि हम वंचित हो जाते हैं। जलाने से तो बहुत नुकसान है। एक तो जो है कि हमें जो पोषक तत्व प्राप्त हो सकते हैं मिट्टी को, वो नहीं प्राप्त हो सकते हैं, और दूसरा जलाने से जो है इतनी गैस जो निकलती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है, उससे तापमान भी बढ़ जाता है, वो बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। तीसरा, मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, तो जो जैव विविधता है मिट्टी के अंदर उसको भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जो सूक्ष्म जीव हैं हमारी फसल को अच्छा बनाते हैं, उनका भी जो है ना इतना ज्यादा तापमान हो जाता है कि वो सूक्ष्म जीवों की भी मृत्यु हो जाती है। तो एक प्रकार से जो हमारी ऊपरी परत है एक प्रकार से बंजर टाइप की हो जाती है। लगातार हम ये चीजें करते रहेंगे तो वही हाल होगा जैसे कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का जो हो गया है कि मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत ह्रास हुआ है। फसल अवशेष जलाने में किसान भाई कुछ तर्क भी देते हैं। उनका कहना रहता है कि जो है अगर हम फसल अवशेष नहीं जलाएंगे तो जो आगामी हमारी सोयाबीन की फसल है उसमें हमारे डोरे, करपे या जो भी अंतरकर्षण क्रियाएं करने में दिक्कत आएंगी, क्योंकि गेहूं के अवशेष अच्छी तरीके से अपघटित नहीं होते हैं। दूसरा तर्क देते हैं कि इसको जलाने से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो ये दोनों ही जो तथ्य हैं गलत हैं। किसान भाइयों, ये जितने फसल अवशेष जलाते हैं उससे हमारे मिट्टी की सुधार नहीं होता है, मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास होता है। जो हमारे नेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया हैं जो नैसर्गिक रूप से जमीन में है, हम उनको खत्म कर रहे हैं, जबकि हमें उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। तो फसल अवशेष कृपया करके फसल अवशेष न जलाएं, ये सी हमारी आग्रह है।
किसान भाइयों, अभी आपने गेहूं की नरवाई को खेत में जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कंबाइन हार्वेस्टर से काटी गई गेहूं फसल की नरवाई को जलाने की बजाय उसका प्रबंधन कैसे करें, इसके बारे में। तो हमें ये ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश में हम किसान भाई ये ध्यान रखें कि ये जो फसल अवशेष है उसका जलाए नहीं, जबकि फसल अवशेष का प्रबंधन करें। अब प्रबंधन के अंदर क्या करना है कि जैसे फसल कटाई होती है तो आजकल जो है ये हार्वेस्टर से कटाई करवा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, नई तकनीक आनी चाहिए, यंत्रों का उपयोग होना चाहिए, हार्वेस्टर का उपयोग होना चाहिए। तो उसमें जो है बहुत बड़े बड़े फसल अवशेष बच जाते हैं, तो और उसमें किसान भाई आग लगाते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम हार्वेस्टर से कटवा रहे हैं, उसके बाद एक यंत्र है स्ट्रा रीपर। उस स्ट्रा रीपर से क्या है कि वो जो स्ट्रा रीपर है वो जितने भी फसल अवशेष है उसको एकत्रित करता जाता है। बाद में कटाई के बाद इन फसल अवशेष को हम कंपोस्ट बना सकते हैं, हम जो उनसे सड़ा के अच्छी खाद बना सकते हैं। तो उसकी बहुत सारी विधियां भी हैं जिसमें कि कंपोस्ट कल्चर मिला के आप अच्छी खाद भी बना सकते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो एक फसल अवशेष होते हैं औसतन जो है उसके अंदर 2% नाइट्रोजन होता है, 3.5% फास्फोरस होता है और 2% पोटेशियम होता है। तो उस जलाने के बजाय हम उसकी खाद बनाएं। किसान भाई अगर चाहते हैं कि उसको कंपोस्ट अगर नहीं बनाना चाहते, ये भी उनको ज़्यादा मुश्किल लगता है अगर, तो किसान भाई क्या है कि फसल कटाई के बाद कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर चलाएं। और रोटावेटर चलाने के पहले उसमें जो है हमें 25 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम खेत में अप्लाई कर दें तो उससे क्या होगा कि जो ना कल्टीवेटर या रोटावेटर चलेगा तो जो हमने फसल अवशेष जमीन में उसको बरी कर रहे हैं तो वो तेजी से अपघटित होंगे और जो है महीने डेढ़ के अंदर ही वो पूरी तरीके से सड़ जाएंगे और पोषक तत्वों जो कि हमें आगामी फसल को प्राप्त होंगे। लेकिन क्या है कि किसान भाई रोटावेटर भी चलाते हैं तो उसका समय का ध्यान नहीं रखते हैं। रोटावेटर हमें जो है फसल कटाई के तुरंत बाद चलाएं, जैसे कि अप्रैल का महीना ही है, उस समय खेत में भी कुछ नमी होती है। तो अगर हम देर से चलाएंगे, मई के महीने में जब चलाएंगे तीक्ष्ण गर्मी रहेगी तो रोटावेटर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसके ब्लेड टूटते हैं और खर्चा बढ़ता है। तो फसल कटाई के बाद जो है फसल को हमें गोदाम में पहुंचाने के बाद और कुछ काम न करते हुए पहला काम है हमें रोटावेटर है या कल्टीवेटर चलाएं। तो उस समय खेत में नमी भी होती है तो फसल अवशेष तेजी से सड़ते हैं। तो ये कार्य करें कि फसल अवशेष न जलाते हुए फसल अवशेष का प्रबंधन करें। अपने प्रदेश में परंपरागत खेती के साथ साथ व्यावसायिक खेती के जरिए अधिक लाभ कमाने की कोशिश काफी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, जिसमें पॉली हाउस और सेट नेट हाउस के अंदर फूलों की खेती का अहम योगदान है। इन्हीं फूलों में से एक फूल है लीलियम, जिसकी बेहतरीन खुशबू और गुलदस्ते के कारण इसकी बाजार में मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी बाजार मांग को देखते हुए हरियाणा राज्य जिला करनाल की महिला किसान अनीता रानी ने नेट हाउस में लीलियम फूल की खेती की है और इससे अच्छी खासी आमदनी कमा रही हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं उनकी सफलता का राज क्या है। महिलाओं को अबला समझना अब बीते दिनों की बात हो चुकी है, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर पुरानी सारी कहावतों को नाकारा साबित कर रही हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी ही एक महिला से, जो कि करीब 3.5 एकड़ नेट हाउस में लीलियम फूल की खेती कर रही है। मैंने लीलियम की खेती मेरे पति बागवानी विभाग में है, उनके द्वारा डिपार्टमेंट की जो ट्रेनिंग थी वो लेने के बाद शुरू की है और ये प्रोजेक्ट मैंने 2015 से शुरू किया है। 16 में ये प्रोजेक्ट मेरा बनकर तैयार हुआ। नवंबर 16 से मैंने इसमें लीलियम की खेती की है। मेरे नेट हाउस का साइज है 4000 स्क्वायर मीटर और इसमें मैंने 80,000 बर्ड्स लगाए हैं। 80,000 पौधे बनकर तैयार हो रहे हैं एक नेट हाउस में। ये हमारे 4 नेट हाउस हैं। बेड की लंबाई 1 मीटर और इसकी ऊंचाई है 1 फुट और टोटल एकड़ में मैंने 40 बेड लगाए हैं और एक बेड के ऊपर 2000 स्टिक्स लगी हुई हैं, तो टोटल 80,000 स्टिक्स एक एकड़ में लगी हैं। किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन प्रायः अच्छे प्रबंधन पर निर्भर करता है।
तो यह उत्पादन लेने के लिए ये किन किन प्रबंधनों को किस तरह संपादित करती है, आइए जानते हैं। खाद देते हैं समय समय पर, ड्रिप से हम इनको पानी देते हैं और 19-19 खाद तथा कैल्शियम इत्यादि देने के लिए कंप्यूटर हाईटेक वगैरह का प्रयोग किया जाता है। वहीं से पानी में खाद मिलकर पौधे की जड़ तक पहुंचता है। बागबानी विभाग से अफसर आते हैं, उनको दिखाया जाता है और वो जो दवाई हमें इसमें बताते हैं उनका हम छिड़काव करते हैं। नवंबर से हमारी इनकी प्रोडक्शन तैयार हो रही है। जनवरी से ये माल जो है हमारा गाजीपुर मंडी में जा रहा है। ये जैसे ही इसकी कली खिलती है, कली खिलने से पहले उस पर रंग आता है, उस रंग से आइडिया लगाकर हम इनकी कटिंग करते हैं। मैं, मेरे पति, मेरा परिवार तथा कुछ लेबर मिलकर सारे मिलकर इसमें कार्य में सहयोग देते हैं। इसको जमीन से ऊपर 4 इंच से हम काटते हैं और फूल खिलने से पहले ही हम इसको काट कर इनके बंचेस बनाते हैं। एक बंच में हम 10 स्टिक देते हैं और इनकी सप्लाई गाजीपुर मंडी में की जाती है। खेती करने में तो अच्छा लगता है, प्रकृति से जुड़ते हैं, फूलों की और प्रकृति की गोद में हम जाते हैं। खेती करो। अब जानते हैं इनकी आय व्यय के बारे में। तो इन्होंने कुल 3.5 एकड़ खेत में 4 नेट हाउस लगाए हुए हैं, जिनमें से एक नेट हाउस में फूलों की कटिंग शुरू हो चुकी है, जिससे अभी तक कुल 68,000 स्टिक प्राप्त हुई हैं, जिसको वे 12 रुपए प्रति स्टिक के हिसाब से बेचती हैं, जिससे इन्हें कुल 8,04,000 रुपए की आय प्राप्त हुई। और यह उत्पादन लेने के लिए 4,04,000 रुपए कुल प्रबंधन खर्च आता है, जिसको कुल आय में से घटाने पर अभी तक इन्हें 4 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त हुई है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, लेकिन अधिक दूध उत्पादन की चाह में किसान भाई देसी गायों के स्थान पर संकर गायों की ओर अधिक जागरूक होने लगे हैं। लेकिन आज हम आपको बता दें कि गाय की भारतीय देसी नस्लों के दूध में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं। तो गाय की भारतीय देसी नस्लों में और उनके दूध में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, आइए जानते हैं बिलासपुर जिले के पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर शशि सिंह से। तो मोटे तौर पे हम देखें कि दूध A1 और A2 टाइप का होता है। अच्छा, A1 दूध जो होता है वह उन गायों का कि जैसे जो HF गाय हैं, जो जर्सी गाय हैं, जो विदेशी नस्ल की गाय हैं, उनसे जो दूध का उत्पादन होता है वह A1 तरह का होता है। और हमारी जो भारतीय नस्ल की दुधारू गाय हैं, जैसे कि साहिवाल, गिर, थारपारकर और इवन जो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कोसली ब्रीड है, उससे जो दूध उत्पादन होता है वह A2 दूध का होता है। तो मोटे तौर पे हम ये कहें कि वह गायें जिनका डील या हम्प पाया जाता है और उस हम्प या डील के नीचे सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है, जिसके द्वारा जो दूध उत्पादन होता है वह A2 टाइप का होता है। पशुपालक भाइयों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि गाय के A1 और A2 दूध में अंतर क्या होता है तथा A2 दूध A1 से अच्छा क्यों होता है। तो इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। तो अब दूसरी बात आती है कि भाई A2 दूध और A1 दूध, इसमें अंतर क्या है और A2 दूध अच्छा क्यों है। तो ये जो इसमें 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, A1 में आपका हिस्टिडिन और A2 में प्रोलिन टाइप का। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो प्रोटीन है एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है और ये 209 एमिनो एसिड की एक श्रृंखला रहती है। तो 67वें जो एमिनो एसिड की श्रृंखला है, वहाँ पे जो मैसेंजर RNA रहता है हमारे देसी गाय का, उसके जीन्स का, वो ये निर्देशित करता है कि 67वें में आप वहाँ पे प्रोलिन टाइप का वहाँ पे एमिनो एसिड का निर्माण करें और उसमें हिस्टिडिन का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमारी देसी गाय का मिल्क सिंथेसिस के समय पूरा गुणधर्म चेंज हो जाता है। अब ये दोनों जो प्रोटीन है, हिस्टिडिन और प्रोलिन,
तो हिस्टाडीन प्रोटीन है वो बेसिकली एक मॉर्फिन टाइप का ओपाइड है। बुरे गुण रहते हैं वो ये हिस्टाडीन प्रोटीन में दूध में पाए जाते हैं, और हमारा जो प्रोलीन प्रोटीन है वो उसमें ये सबसे दूर रहता है। तो A1 दूध ये बहुत वर्षों से ऑब्जर्वेशन के रूप में, एक्सपेरिमेंट के रूप में ये देखा गया कि जो A1 दूध का जो उपभोग करता था, खपत करता था, उसमें अधिकतर माने जो हार्ट अटैक की बीमारियां हैं, बच्चों में डायबिटीज 2 टाइप का, साइजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, इस टाइप की जो भी माने बीमारियां होती हैं वो बहुतायत से पाई गई। इसलिए आज की तारीख में जो भी माने ब्राजील है, कनाडा है या जो भी अफ्रीकन देश हैं, वो हमारी जो साहिवाल, गिर, इन सब गायों से अपनी यहाँ की जो उनकी गायें थी उनको पूरा नस्ल सुधार करके वो पूरे के पूरे A2 दूध के रूप में बदल चुके हैं। हमारे यहाँ जो अगर हम A2 दूध की बात करें तो ये सिर्फ हमारी जो भारतीय नस्लें हैं जैसे कि साहिवाल, गिर, थारपारकर, इनसे ही प्राप्त किया जा सकता है। इनके पीछे धारणा ये है कि हमारी जो गायें हैं भारतीय नस्ल की, उन गायों में सूर्य केतु नाड़ी पाया जाता है। तो ये सूर्य केतु नाड़ी एक जो नर्व सिस्टम का, ब्लड सिस्टम का एक जाल के रूप में रहता है। तो ये जो नाड़ी रहती है सूर्य केतु नाड़ी, ये ब्रह्मांड की कह लीजिए, कॉस्मॉस की कह लीजिए कि जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे वो सूर्य से हो, चंद्रमा से हो या ब्रह्मांड में जो भी माने ग्रह हैं, उनसे ये अवशोषित करके ये दूध का उत्पादन करती हैं। अब आइए जानते हैं कि आप विदेशी नस्लों की गायों की जगह देसी नस्लों की गायों का पालन करके किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, इसके बारे में। कि हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय हैं, यद्यपि उनमें दूध उत्पादन कम है, कह लीजिए कि 14, 15, 16 लीटर, अगर उसके अच्छे से उनका नस्ल का विकास किया जाए तो वो भी कम से कम 25, 30 लीटर, 40 लीटर तक दूध दे सकती हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि HF जर्सी की तुलना में दूध उत्पादन कम है। बाकी हम अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो जो HF जर्सी जो गाय हैं वो अधिक से अधिक 4 या 5 ब्यात तक ही दूध देंगी, पहला चीज। जबकि हमारी ये जो देसी गाय हैं वो कम से कम 8 से 10 तक ब्यात तक दूध देंगी। दूसरी चीज आती है कि मैनेजमेंट की। तो HF जो गाय हैं, जो जर्सी गाय हैं, उनमें स्वास्थ्य का इतना प्रॉब्लम रहता है, दवाइयों में अनावश्यक खर्च करना पड़ जाता है। इसके साथ साथ उनके रख रखाव के लिए, उनको माने ठंडा वातावरण के लिए इतनी तरह की तरकीबें करनी पड़ती हैं कि वो जो हमारा खर्च, दूध उत्पादन का जो लागत है वो बढ़ जाता है। जबकि हमारी देसी गायों में देख रहे होंगे कि वो 45 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर में भी बड़े आराम से अपना फुल उत्पादन दे रही हैं। इसके साथ ही साथ इन गायों से जो गोबर प्राप्त किया जाता है या इन गायों का जो गौमूत्र रहता है उसमें 19 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट अधिक पाए जाते हैं, जो हमारे खेती के लिए, जो हमारे जमीन के लिए बहुत ही अच्छी उपयोगी होते हैं, जिसका हम जैविक खेती के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो HF गाय का दूध है, जर्सी गाय का दूध है, मुश्किल से अधिक 30 रुपए 32 रुपए लीटर में बिकेगा, और ये जो गाय का दूध है वो कम से कम 60 रुपए 70 लीटर में बिकेगा। अब थोड़ी सी मैं अगर तुलना करूं कि अगर कोई गाय 25 लीटर दूध दे रही है, उसका 30 रुपए लीटर दाम है, और कोई गाय अगर क्या कहते हैं हमारी जो देसी गाय है A2 दूध, वो अगर 15 लीटर दे रही है और उसका 60 रुपए लीटर है, तो पैसे का उत्पादन हमारी देसी गायों में जिसका हम पालन कर रहे हैं वो ज्यादा हुआ। इसके साथ साथ उसमें माने ज्यादा समय तक, लंबे ब्याज तक वो हमारे पास रहेगी, पूरा उत्पादन देगी, और उसमें जो दवाइयों पे, औषधियों पे जो खर्च होने वाला है वो भी कम हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो पैसे का उत्पादन हमारी देसी गायों से है वो ज्यादा हो रहा है बनिस्बत HF और जर्सी गायों से, पहला चीज। और अभी जो देख रहे हैं कि तरह तरह की जो समस्याएं आ रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की, ये सब अगर हम देसी गायों के पालन करें तो इससे हम निजात पा सकते हैं, इससे हम दूर हो सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम उमेर, जिला नरसिंहपुर के कृषक जगमोहन पटेल ने। यह दाने हेतु लगाई गई धनिया की फसल की कटाई एवं गहाई प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगमोहन पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको धनिया की कटाई के समय पे और कटाई के बाद में क्या ध्यान रखा जाए जिससे मतलब बाजार मूल्य बहुत अधिक से अधिक मिलकर के आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है।
तो जैसे ही अपना जो डोनी है धनिया की वो हरे कलर पर है, हरे रंग पे भी रहेंगी, तब उसकी कटाई करना चाहिए। कटाई में ध्यान देना है किसान भाइयों को कि जैसे ही कटाई करें, यदि तापक्रम बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत धूप अच्छी से पड़ रही है, तो कटाई करने के उसी दिन या फिर एक दिन बाद निश्चित रूप से उसके जो बंडल है बांध करके उनको उल्टा रखें। यदि अपने ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बीज का जो रंग है ना वो खराब हो सकता है, बीज की गुणवत्ता खराब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही किसान भाई कटाई करें, कटाई करने के बाद में उसको बंडल बांध के उसको उल्टा रखें। तो उल्टा रखने के बाद में करीब 2 दिन उनको अच्छे से सुखाएं। किसान भाइयों, अभी आपने धनिया की कटाई किस तरह से करना है इस विषय पर जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं इसकी गहाई प्रबंधन के बारे में। चूँकि उल्टा बीज को रखें तब तक रखें जब तक उसकी जो तना है उसको तोड़ करके देखें कि यदि आसानी से टूट जाता है तो निश्चित रूप से आपका धनिया थ्रेसिंग के लायक हो गया है। जब बीज में करीब 18 से 20% जब नमी आ जाए तो उस समय आपको थ्रेसर या हाथ से, वैसे आजकल बहुत अच्छी उन्नत थ्रेसरें आ गई हैं, तो उसके माध्यम से आपका उसके गहाई कर सकते हैं। थ्रेसिंग के समय उसको ध्यान दें, जैसे ही थ्रेसिंग करने के बाद उसको 1-2 दिन और सुखाएं। उसके बाद में जैसे ही धनिया का हरा रंग है उसको निश्चित रूप से किसान भाइयों को आपका करीब 100 रुपए प्रति किलो की दर से आपका भाव बहुत अच्छा मिल सकता है। तो इस प्रकार से यदि धनिया की कटाई और कटाई के बाद में अच्छा से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका अच्छी से अधिक लाभ आपको मिलेगा और बीज की गुणवत्ता के साथ साथ में प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक लाभ लिया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कटहल की बागवानी करके किसान कमा रहे हैं अच्छी आय। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के किसानों को सलाह। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।